नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होगा, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले से करना चाहूँगा, जिसके बाद की देश के सेनाओं को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। सुरक्षा चूक मानने के बावजूद भी सरकार की कार्यशैली में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये इस बात से साबित हो जाता है कि घटना के 2 महीने से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक सुरक्षा एजेंसियां ये तय नहीं कर पाई हैं कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग ने ये हरकत की है, आखिर वो हैं कौन। पहले 22 अप्रैल की इस घटना के बाद आनन फानन में जिस तरह से 4 लोगों के स्केच सार्वजनिक किए गए थे और ये बताया गया था इन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कल केंद्र सरकार की एक शीर्ष जांच एजेंसी एनआईए ने इस बात को गलत साबित कर दिया। एनआईए ने हालांकि जम्मू कश्मीर से ही इन आतंकियों को, जिन लोगों ने पहलगाम की घटना की थी और जिसके कारण हमारे 26 निर्दोष लोग धर्म पूछकर मारे गए थे, उसमें सुरक्षा बलों का क्या रवैया है ये आपको आसानी से समझ जाएगा। आनन फानन में चूँकि पहलगाम को लेकर केंद्र सरकार घिर रही थी, सुरक्षा बल घिर रहे थे कि आखिर इतना सुरक्षा चूक कैसे हुई, तो लिहाजा 4 लोगों का स्केच जारी करके मीडिया में ये ज़बरदस्त प्रचार बनाया गया कि शीघ्र ही अभी चूँकि इनकी पहचान हो चुकी है, ये भी अपने अंजाम को पहुंचा दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर देश भी यही चाहता था कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है उनको निश्चित तौर पर ये उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस घटना के बाद बिहार की एक रैली में कहा था कि उनको अगर वह ज़मीन के अंदर भी घुसे हैं तो उनको बाहर निकालकर फिर से ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देश को यही उम्मीद थी, लेकिन जब एनआईए ने ये साबित किया कि जो 4 लोगों के स्केच पुलिस बल ने जारी किए थे उनसे इस घटना का कोई भी संबंध नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि क्या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही इस तरह के स्केच जारी किए गए, जिससे कि जनता के मन में सुरक्षा चूक को लेकर कोई सवाल न हो। एनआईए ने यह भी कहा है कि जो लोग ये घटना में शामिल हैं वो पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने 2 स्थानीय शरणदाताओं को पकड़ा है और उनकी रिमांड भी ली है। आशा है कि एनआईए शीघ्र ही इस बात का पता लगा लेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एनआईए के अनुसार उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने उन्हें वाहन रुकने और खाने आदि की सुविधाएं दुश्मन देश के आतंकियों को मुहैया कर रही थी।
एक बात तो तय हो गई, जो सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र स्केच के माध्यम से रचा गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार से आज 60 दिन हो जाने के बावजूद भी सुरक्षा बलों के हाथ अभी तक खाली हैं। ये बात अलग है कि सेना के शौर्य के कारण हमने दुश्मन देश को काफ़ी माकूल जवाब दिया और उन्हें काफ़ी क्षत पहुंचाई, लेकिन किस प्रकार ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया, उसकी कसक आज भी देशवासियों को है। आशा है कि जल्दी से जल्दी पहलगांव हमले की वो आतंकी भी हमारे सामने होंगे, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां खेल खेल रही हैं और अभी तक ये तय नहीं कर पा रही हैं कि आखिर पहलगांव में हुए हमले में कौन लोग शामिल थे, उससे ऐसा लगता है कि कहीं इनकी खोज दूर की कौड़ी ही न पड़ी। खैर, कल ही 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए। इस 5 में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में शामिल रही, वो भी एक गुजरात की सीट थी, और गुजरात की ही एक और सीट को आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। लुधियाना वेस्ट की पंजाब में सीट को भी आम आदमी पार्टी ने जीता। केरल की एक सीट जिसमें उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीती। बंगाल में टीएमसी ने बाजी मारी। इस प्रकार ये देखा जाए तो एक तरह से ये तय हो गया कि 5 में से 4 लोग वो जीते हैं जो कि गैर भाजपा दल के लोग हैं। भले ही आप इसे इंडिया गठबंधन ना कहें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन जिस प्रकार इन चुनाव परिणामों ने ये संकेत दिया है वो ये है कि अगर विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर परिणाम उसके हक में आएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणामों के बाद केजरीवाल ने 2 सीटें जीतने के बाद ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि दिल्ली का अपना अवैध किला खोने के बावजूद भी केजरीवाल अभी अपने आचरण में सुधार नहीं कर पाए। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के कारण हारे, जबकि उनके हारने का कारण मुख्य ये था कि उनके पार्टी का गठन जो हुआ है उसमें कोई नीच सिद्धांत नहीं था। उनका जो भी कार्यकाल, भले ही वो 10 साल सत्ता में रहे हों, लेकिन उनका जीतने का मुख्य कारण फ्री बीज रहा कि उन्होंने दोनों हाथों से आम जनता को जमकर सुविधाएं दी। निःशुल्क बसें, बिजली पानी मुफ्त और तमाम तरह की योजनाएं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं फ्री बीज का अनुसरण करते हुए जब फ्री बीज देने की घोषणा की, तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, ये सभी लोगों ने देखा।
क्योंकि उनके यहाँ कोई नीच सिद्धांत नहीं था। अगर किसी सिद्धांत पर पार्टी बनी होती तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहते और उस नीच सिद्धांत पर वोटिंग करते। लेकिन इस बार को न स्वीकारते हुए जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस को भाजपा से जोड़कर देखा, वो तो इसी तरह से हुआ कि जैसी ये कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद की गलतियों से हारे गए केजरीवाल किस तरह से कांग्रेस के बारे में अपनी राय रखते हैं, जबकि कांग्रेस कुछ भी करे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ सकती, ये बात तय है। और इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप चस्पा है कि वो अन्य प्रदेशों में मात्र विपक्षी दलों के वोटों के विभाजन के लिए ही चुनाव लड़ने जाती है। जैसे कि वो ऐलान किया कि अब वो बिहार में भी चुनाव लड़ने जाएंगे। निश्चित तौर पर वो किसका खेल साधेंगे, इसके लिए आपको कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं है। भले ही केजरीवाल इस संबंध में अपना ढोल पीटते रहें और दिल्ली खोने के बाद हालांकि पंजाब उन्हें बचाना बड़ा ज़रूरी था। जिस प्रकार उन्होंने पंजाब की लुधियाना सीट जीती, वो ही जानते होंगे कि उसका क्या कारण रहा है। लेकिन ये बात तय है कि अभी अगर विपक्षी दल सचेत नहीं हुए तो 2027 में भी जो पंजाब में सरकार बनाने का सपना केजरीवाल देख रहे हैं, उनका धूल धूसरित होगा। और अगर वो मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, जो वो शायद नहीं करेंगे, तो उनके हाथ में कुछ रह सकता है। अगर दिल्ली में उन्होंने इस बार खेल को समझा होता और कांग्रेस के प्रति अपने रवैये में सुधार किया होता, निश्चित तौर पर वहाँ केजरीवाल की सत्ता आज भी बरकरार होती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।